भारी भरकम आदमी ने चूंकि झाड़ियों में होने वाली आहट सुन ली थी, इसलिए उसने हलक फाड़ कर चीखने की कोशिश की, लेकिन डीगो का जोरदार घूंसा उसकी गर्दन की पुश्त पर पड़ा और उसकी चीख दम तोड़ गई। वो जमीन पर गिर गया था। अब वो औंधे मुंह डीगो के नीचे दबा हुआ था और डीगो ने एक बार फिर खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। झाड़ियों में होने वाली आहट एक चींटी खोर की थी जो उन झाड़ियों से निकलकर सामने की झाड़ियों में भाग गया था। डीगो ने एक बार फिर उसका गिरबान पकड़कर जोर से झटका दिया और वो सीधा हो गया, लेकिन सीधा होते ही उसने पूरी कुव्वत से डीगो के मुंह पर एक घूंसा मारा। डीगो के लिए बिलाशुबा ये हमला गैर मुतवक्के था। वो पीछे जा गिरा और भारी भरकम आदमी अपनी जिसामत के बावजूद हैरत अंगेज सूरत से उठा और उसने एक बार फिर झाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन अब डीगो पर दीवानगी तारी हो गई थी। वो तेजी से उठा और भारी भरकम आदमी को चंद ही गज के फासले पर जा लिया और उसके बाद डीगो के खौफनाक घूंसे उसके जबड़ों और पेशानी पर पड़ते रहे। एक बार फिर वो बेबस हो गया था। उसके होंठ फट गए थे और नाक से खून बह रहा था। मिरिया बोली, मेरे ख्याल में अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। बेहतर होगा कि हम इसे लेकर यहाँ से निकल चलें। मैंने दरमियान में दखल दिया और इसके आदमी। अब तक मैं हाथ पांव हिलाए बगैर ये सारा तमाशा देख रहा था। मिरिया ने कहा, जहन्नम में जाएं। ज्यादा से ज्यादा वो यही कर सकते हैं कि अपने दूसरे साथियों को इत्तला दे दें। ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। फिर वो डीगो को हिदायत देने लगी। डीगो ने खंजर उस शख्स की गर्दन पर रखे रखे उसे गाड़ी की तरफ चलने के लिए कहा और गाड़ी के करीब पहुंचने के बाद उसने एक नपा तुला हाथ भारी भरकम आदमी की कनपटी पर मारा, जिससे वो चकराकर जीप पर औंधा गिर गया। डीगो ने उसे किसी बेकार सामान की तरह जीप में ठूंस दिया था और उसके बाद वो फुर्ती से स्टीयरिंग पर जा बैठा। मिरिया ने कहा, नहीं, ड्राइविंग मैं करती हूँ, तुम जरा इसे संभालो। ये कहकर वो फुर्ती से ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। मैं और डीगो अकबी हिस्से में आ गए थे। डीगो ने भारी भरकम शख्स की कमीज पकड़कर जोर से झटका दिया और फिर उसे उसके बदन से अलहदा कर दिया। अब भारी भरकम आदमी सिर्फ एक बनियान और पतलून में मलबूस था। डीगो ने उसके दोनों हाथ कसकर पुश्त पर बांध दिए थे और फिर उसकी गर्दन के एक मखसूस हिस्से को आहिस्ता आहिस्ता थपथपाने लगा। फिर उसने मेरी तरफ रुख करके कहा, क्या ख्याल है सर? अगर ये होश में ना आए तो मेरे ख्याल से हमें इसकी गर्दन काटकर इसकी लाश यहीं फेंक देनी चाहिए। बिला वजह हमारे लिए मुसीबत बना रहेगा। भारी भरकम आदमी की बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। नहीं नहीं, मैं होश में हूँ। डीगो मुझे आंख मार कर मुस्कुराने लगा। बोला, अगर तुम होश में हो तो ये बताओ कि हमारी तलाश में किन लोगों की हिदायत पर निकले थे? बोला, मैकनो ने हमें यहाँ भेजा है। डीगो बोला, तो इसका मतलब है कि मेसन का कोई पैगाम उस तक पहुंचा है। वो बोलने लगा, तो तुम डीगो ने एक बार फिर खंजर की नोक उसकी गर्दन में चुभाते हुए कहा, जवाब, सिर्फ जवाब। और इस बार नोक शायद उसकी गर्दन में थोड़ी सी घुस गई थी, क्योंकि भारी भरकम आदमी के हलक से घुटी घुटी सी चीख निकल गई थी और खून की धार उस जगह से फूट निकली थी। वो बोला, नहीं, मुझे कत्ल न करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। डीगो ने कहा, हाँ, जल्दी बोल प्यारे, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हम तुम्हें यहाँ कहीं झाड़ियों में फेंक देंगे, इस तरह कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी। वो बोला, और अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो? डीगो ने कहा, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तुम सच सच बता दो सब कुछ तो फिर शायद तुम्हें कत्ल न किया जाए। भारी भरकम आदमी बोला, हाँ, तैरोडा में वो ब्रीफ केस हमारे हवाले कर दिया गया है और इस वक्त वो मैकनो के पास ही है। तुम लोगों के बारे में भी मेसन ने ही मुझे इत्तला दी थी और मैं ही वो ब्रीफ केस लेकर मैकनो के पास पहुंचा था। ये मेरी जिम्मेदारी थी। इस बार मिरिया ने कहा, वेरी गुड। मैकनो कहाँ है? वो बोला, हॉलीडे विंग में है, वहीं की कैंपिंग में मौजूद है, लेकिन तुम इस रास्ते से उस तक नहीं पहुंच सकते। थोड़े फासले पर तुम्हें वो लोग गश्त करते मिलेंगे। मिरिया ने कहा, ठीक है, हम रास्ता तब्दील किए देते हैं जाने मन। और फिर डीगो की तरफ रुख करके बोली, बेहतर ये होगा कि हम अपने कैंप चलें। पता नहीं इन बेवकूफों ने हमारे लिए कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की। मिरिया का इशारा शायद अपने आदमियों की सम था। मैं तो इस दौरान खामोशी ही इख्तियार किए रहा था। शाम की स्याही तेजी से बढ़ती चली आ रही थी। मिरिया ने जीप का रुख नीम शिकस्ता सड़क से जंगल में से गुजरती हुई एक पगडंडी की तरफ मोड़ दिया था। जंगल खासा घना था और कहीं दूर बुलंदियों से गिरते हुए किसी आबशार का शोर सुनाई दे रहा था। डीगो ने भर्राए हुए लहजे में कहा, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, आगे चलकर हमें सांपों और दलदलों से वास्ता पड़ेगा, उस तरफ से गुजरना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं। मिरिया ने पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मुझे इस रास्ते से गुजरकर अपने कैंप तक पहुंचना आता है। शाम तक फैलती हुई स्याही में हम उस पगडंडी के एक दो शाखे पर पहुंच गए। बाईं तरफ पगडंडी के निशानात खुदरौ घास और अंगूरों की लंबी लंबी बेलों में गुम हो चुके थे। चुनाचे मिरिया ने दाहिनी समत का रुख किया। यहाँ भी रास्ता साफ और वाज़ेह नहीं था, लेकिन बहरहाल जीप गुजर सकती थी।
ये रास्ता बड़ा ही दुश्वार गुजार था और जगह जगह झाड़ियों के झुंड कुचल कर जीप को आगे बढ़ाना पड़ रहा था। रफ्ता रफ्ता माहौल पर बिल्कुल तारीकी छा गई और ये तारीकी आसमान पर अचानक छा जाने वाले बादलों की वजह से और गहरी हो गई थी। उन बादलों के अकब में तूफानी बिजलियां छुपी हुई थीं, जो चंद ही लम्हों के बाद चमकने लगीं। मैं महसूस कर रहा था कि डीगो की हालत भी अब बेहतर नहीं रही थी। वो शायद मीरिया को उस तरफ बढ़ने से रोकना चाहता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं रखता था। बिजली अब बार बार चमकने लगी थी, बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। दफतन तारीक जंगल रोशनियों से मुनव्वर हो गया और उसके साथ ही फायरों की आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन गोलियां हमारी तरफ नहीं आई थीं। अलबत्ता तेज रोशनियों ने हमें अपने दायरे में ले लिया था और उन तेज रोशनियों की वजह से हमारी आंखें चकाचौंध हो गई थीं। मीरिया ने घबरा कर जीप को ब्रेक लगा दिए और दोनों हाथ बुलंद कर दिए। फिर वो तेज लहजे में बोली, तुम लोग भी अपने हाथ ऊपर उठा लो। अगर उन्हें हमारी किसी जरा सी जुम्बिश का भी एहसास हुआ तो वो हमें गोलियों से छलनी कर देंगे। मैंने एक गहरी सांस लेकर हाथ ऊपर उठा दिए थे। ये सारा ड्रामा अजीबोगरीब था और मेरा जहन मुझे अपना साथ छोड़ता हुआ महसूस हो रहा था। रोशनियों वाले तेज रफ्तारी से हमारी जानिब बढ़ने लगे और हमें जरा भी मौका न मिला कि हम जीप से छलांगे ही लगा सकते। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था और फिर एक कवि हैकल शख्स हमारे नजदीक आकर किसी कदर शिकस्ता अंग्रेजी में बोला, तुम सब हाथ बुलंद किए हुए नीचे उतराओ, ख्याल रखना तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। मीरिया ने एक गहरी सांस ली और फिर उसी तरह हाथ बुलंद किए किए नीचे उतर आई। मैंने और डीगो ने भी उसकी तकलीद की थी। आने वाले बरकरफ्तारी से हमारे पास पहुंच गए और थोड़ी देर कबल हमने जो हशर उस भारी भरकम आदमी का किया था वही हमारा कर दिया गया, यानी हमारे हाथ कसकर पुश्त पर बांध दिए गए। उसके बाद उन्होंने सर्च लाइट की रोशनी में जीप का मुआयना किया और दूसरे ही लम्हे उनमें से एक के हलक से एक तेज आवाज निकली। उसने अफ्रीकी जबान में दूसरों से कुछ कहा और दो आदमी जीप में पड़े हुए भारी भरकम आदमी को संभालने लगे। एक बार फिर उनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई थी। उन्होंने भारी भरकम आदमी के हाथ खोले और भारी भरकम आदमी गुर्राए हुए अंदाज में डीगो की तरफ झपट पड़ा। उसने डीगो को कई घूंसे रसीद किए थे। हमें गिरफ्तार करने वालों ने उसे रोका तो वो आपे से बाहर हो रहा था और फिर उसने अंग्रेजी में कहा, इन सबको कुत्तों की मौत मार दो। ये इतना कहकर वो खामोश हो गया। जीप वहीं छोड़ दी गई और उसके बाद वो हमें राइफलों की जद पर वहां से आगे ले चले। मैं, मीरिया और डीगो साथ साथ चल रहे थे। मीरिया ने आहिस्ता से डीगो से कहा, यकीनन इनका ताल्लुक मैकनो से है। डीगो ने कोई जवाब न दिया, वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। मीरिया मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, तुम फिक्र न करना, किसी न किसी तरह हम अपना बचाव कर लेंगे। और हाँ सुनो, किसी किस्म की कोई अहमकाना कोशिश न करना, क्योंकि इन जंगलों में ये लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, मैंने तो इब्तिदा ही से किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं की मैडम, आपका हर कदम शानदार है। मेरे तंज़िया अल्फाज सुनकर मीरिया के चेहरे पर क्या तासुरात पैदा हुए इसका मुझे कोई अंदाजा न हो सका। 1 घंटे के करीब सफर करना पड़ा, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे सारी जिंदगी इसी हैबतनाक सफर में तय हो जाएगी। हम लोग जिंदगी से बेजार हो रहे थे कि एक वादी में हमें कुछ रोशनियां नजर आईं और मीरिया ने भर्राए हुए लहजे में कहा, हॉलीडे विंग। मैं खामोशी रहा, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि हम वहां पहुंच चुके हैं जहां ये लोग हमें ले जाना चाहते थे। मैकनो कौन है और उन तमाम लोगों ने क्या चक्कर चलाया हुआ है, ये बात मैं अभी तक नहीं समझ सका। बारहा दिल में साइका माइलर का ख्याल उभरा था और ये सोच सोच कर दिल दुखता रहता था कि बेचारी लड़की किसी हादसे का शिकार न हो गई हो। वो बड़े मुखलिसाना जज्बे के साथ अफ्रीका के उन दुश्वार गुजार हिस्सों में आई थी। जूं जूं रोशनियां करीब आती जा रही थीं, हमें लाने वालों की रफ्तार तेज होती जा रही थी और हमें मजीद तेज चलने का इशारा कर रहे थे। पता नहीं इस जगह को हॉलीडे विंग का नाम क्यों दिया गया था। मेरी समझ में तो कोई बात आ ही नहीं रही थी। चारों तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे और ये रोशनियां इन्हीं टीलों के दरमियान से आ रही थीं। वहां मैंने छोलदारियों की एक छोटी सी बस्ती देखी। इन छोलदारियों के ऊपरी हिस्से मटियाले रंग के थे, जिनकी वजह से शायद इन्हें ऊपर से नहीं देखा जा सकता था। एक बड़े से पहाड़ी टीले के दामन में लगी हुई छोलदारी के सामने चंद लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। इन्हीं में एक चुस्त वर्दी में मलबूस शख्स मौजूद था जो अफ्रीकी था। फैली हुई नाक, चौड़ा जबड़ा और इंतहाई बुलंद कामत। उसका तनोतोश भी काबिल दीद था। ऊपर चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी जिस पर एक चौड़ी बेल्ट बंधी हुई थी। नीचे घुटनों तक के जूते पहने हुए थे। उसके साथ ही एक और शख्स भी मौजूद था जो ग्रे रंग के सूट में मलबूस था। रंग तो उसका भी सांवला था, लेकिन खद्दो खाल तीखे थे और वो अफ्रीकी मालूम नहीं होता था। उन दोनों ने हमें बगौर देखा और फिर ग्रे सूट वाला मुतहय्यराना अंदाज में आगे बढ़ाया और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। ये आवाज गालिबन मीरिया को देख कर निकली थी। मैंने साफ महसूस किया था कि मीरिया ने उसे कोई इशारा किया है।
मैं एक लम्हे के लिए चौंक पड़ा था, लेकिन मैंने इस बात का इजहार न होने दिया। मलकती रोशनी में ये इशारा शायद ग्रे सूट वाले ने देख लिया था। उसने साथ खड़े हुए कवि हैकल शख्स के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, लड़की को अलग बंद कर दो और इन दोनों को अलग। हमें साथ लाने वाले मुझे और डीगो को लेकर पहाड़ी टीले के दामन में पहुंच गए। वहां एक छोलदारी लगी हुई थी। हमें दाखिल तो उसमें ही होना पड़ा, लेकिन छोलदारी का अकबी दरवाजा गार की तरफ खुलता था। उस गार में हमें कैद कर दिया गया। अजीबोगरीब कैद खाना था। हमें तकरीबन 5 फुट गहराई में उतरना पड़ा और उसके बाद हम जिस जगह पहुंचे वो इंतहाई साफ सुथरी और शफाफ थी। लोहे के सलाखों वाला एक दरवाजा लगा हुआ था। बिल्कुल छत पर एक कुदरती सुराख था जो गालिबन कैद खाने में जिंदगी का जामिन था। हमें लाने वालों ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चले गए। डीगो काफी परेशान नजर आ रहा था। कैद खाने में जलती हुई पीली रोशनी उसके चेहरे को अजीब तर बनाकर पेश कर रही थी। वो अपने गुलमुच्छों से बार बार एक बाल तोड़ लेता और उसे उंगलियों में मसलता रहता। अभी तक उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो जैसे चौंक पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा और गुर्राई हुई आवाज में कहा, क्या तुम्हें मौजूदा सूरत हाल का एहसास हो चुका है? मैंने कहा, मैं समझा नहीं मिस्टर डीगो। बोला, तुम्हारा नाम जैक क्रोशर है ना? मैंने कहा, हाँ यही नाम है मेरा। वो बोला, तो डियर जैक क्रोशर, अपनी बदनसीबी का मातम करो, हम दुश्मनों में फंस गए हैं। मैंने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। वो बोला, नहीं तुम नहीं जानते। अफसोस की बात तो यही है कि तुम नहीं जानते। क्या तुम उस ग्रे सूट वाले को पहचानते हो? मैंने कहा, नहीं, मैंने इससे कबल इसे नहीं देखा। डीगो ने कहा, मैंने इसकी तस्वीर देखी है और मेरी आंखें जो खद्दोखाल एक बार देख लेती हैं उन्हें कभी भूलती नहीं। समझे तुम? कभी नहीं भूलता मैं उस चेहरे को। मैंने पूछा, मगर वो है कौन? डीगो ने कहा, अबू हातिम, मिस्री एजेंट अबू हातिम। और ये मैकनो 100% उसी का नुमाइंदा है। मेरे जहन में जैसे हजारों शीशे टूट गए। इतनी जोर का छन्नाका हुआ कि कान झंझना गए थे। अबू हातिम, बिन हातिम, इनमें से कोई नाम गोल्डीन स्पायरो ने लिया था और मुझसे कहा था कि मैं उसका आदमी हूँ। तो क्या डीगो का कहना दुरुस्त है? वो बड़े एतमाद से ये बात कह रहा था। मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। अगर वाकई डीगो का कहना दुरुस्त है तो मैं इससे ज्यादा सोच नहीं सका। डीगो की आवाज ने मुझे चौंका दिया। बोला, इसके अलावा मेरी आंखों ने कुछ और भी देखा है जो शायद तुम नहीं देख सके। मैंने घुटे घुटे लहजे में पूछा, वो क्या? डीगो ने कहा, मीरिया और उनके दरमियान कुछ इशारेबाजी भी हुई थी और फिर फौरन ही हमें अलग अलग कैद करने की हिदायत जारी की गई थी। मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा, ओह, क्या वाकई? डीगो ने कहा, हाँ, हम दलदल में गर्क हो गए हैं। बहुत गहरी चाल चली गई है। ये लड़की मीरिया नहीं मालूम होती। मैंने कहा, मैं पागल हो जाऊंगा डीगो, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? वो बोला, तुम्हारे बारे में? मैंने कहा, हाँ, मेरे बारे में। डीगो ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि तुम ब्रीफ केस लाए थे। मैंने पूछा, तुम्हें इल्म है कि ब्रीफ केस में क्या था? डीगो बोला, हमें इन चीजों की खोज में रहने की इजाजत नहीं है। ये काम हाई कमान का है। मैंने कहा, बदकिस्मती से मैं हाई कमान के बारे में कुछ नहीं जानता। डीगो झल्लाए हुए लहजे में बोला, नहीं जानते तो खामोश बैठो, मेरे कान क्यों खा रहे हो? मैं खामोश हो गया। अंदाजा हो गया था कि डीगो से मालूमात हासिल करना मुश्किल है। जाहिल किस्म का आदमी था। चिढ़ गया तो खामखा उलझना पड़ेगा। रात भर कोई पूछगिछ नहीं हुई। डीगो पांव फैलाकर लेट गया था और शायद इन हालात के बावजूद थोड़ी बहुत देर के लिए नींद आ जाती, लेकिन डीगो के खौफनाक खर्राटों ने एक लम्हे पलक न झपकने दी। छत के सुराख से रोशनी चमकी और सुबह हो गई। रात की तारीकी में मैंने कई बार ट्रांसमीटर पर सायका को ट्राई किया, लेकिन अब दूसरी तरफ से सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे। सायका यकीनन अपने तमाम साथियों समेत किसी हादसे का शिकार हो गई थी। उसके लिए दिल जरूर दुखा था, लेकिन मैं बेबस था। फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। डीगो उठकर बैठ गया था, लेकिन उसने घुटनों में सर देकर ऊँघना शुरू कर दिया और उसकी ये कैफियत देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। दफतन कदमों की आवाजें सुनाई दी और 4 मुसल्ला अफ्रीकी सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंच गए। उनमें से 2 ने हम पर स्टेन गन्ने तान ली और फिर एक ने सलाखों वाले दरवाजे को खोल दिया। डीगो उछल कर खड़ा हो गया था। एक मुसल्ला अफ्रीकी ने स्टेन गन का रुख उस तरफ कर लिया, दूसरे ने मेरी तरफ उंगली उठा दी। गोया सिर्फ मुझे बाहर आने का इशारा किया गया था। मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। डीगो धाड़ा, कुत्ते के बच्चों, मेरे साथियों के बारे में तो कुछ बता दो। लेकिन कुत्ते के बच्चे शायद इस बात का मफहूम ही न समझ सके थे। मुझे बाहर निकालकर उन्होंने सलाखों वाला दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और फिर मुझे पीछे से धकेलते हुए ले चले। दरवाजे से बाहर छोलदारी में और वहां से एक और छोलदारी में, जिसके अकब में बिल्कुल वैसा ही एक कुशादा गार मौजूद था, लेकिन उस गार में उम्दा फर्नीचर मौजूद था। एक बड़ी सी मेज के पीछे कुछ लोग मौजूद थे। तवीलुल कामत मैकनो भी था और वो शख्स भी जिसे डीगो ने अबू हातिम कहा था। लेकिन मुझे मीरिया को देखकर हैरत हुई जो उनके साथ बैठी हुई थी।
उस वक्त वो दिलकश और पुरवक्कार लग रही थी। लिबास भी बहुत खूबसूरत पहन रखा था उसने। मुझे लाने वालों ने फौजी अंदाज में सलूट किया और मेरे अकब में खड़े हो गए। अबू हातिम ने अंग्रेजी में कहा, इसे कुर्सी दो, इस तरफ। उसने एक तरफ इशारा किया। मेरे पीछे खड़े हुए आदमियों में से एक ने कुर्सी उस जगह रख दी। अबू हातिम नरम लहजे में बोला, बैठो मिस्टर क्रोशर, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। उसने पूछा, हमसे वाकिफ हो? मैंने कहा नहीं। इस बार उसने मीरिया की तरफ इशारा किया, इनको जानते हो? मैंने कहा हाँ। बोला, अगर मैं कहूं कि तुम इन्हें नहीं जानते तो? मैंने कदरे ज़राफत से कहा, तो मैं कहूंगा कि नहीं जानता। और अबू हातिम बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मीरिया भी इस जवाब से महजूज हुई। अबू हातिम चंद लम्हे मुस्कुराता रहा, फिर बोला, मिस्टर जैक क्रोशर, आपका ताल्लुक यकीनन किसी ऐसे डिपार्टमेंट से होगा जो इस किस्म के कामों में हिस्सा लेते हैं। ये हकीकत है कि हम लोग अभी आपके बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं कर सके, लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशें इस बात पर सर्फ हो रही हैं कि कोई काम का आदमी हमारे हाथ लग जाए और हम उससे कुछ अहम बातें मालूम कर लें। इस कोशिश के दौरान सिर्फ 3 अफराद हमारे हाथ लगे। इनमें से एक ने खुदकुशी कर ली, दूसरा अजियतों के दौरान हलाक हो गया, तीसरे पर हम हाथ नहीं डाल पाए थे कि वो किसी के हाथों कत्ल हो गया। वो सबसे अहम आदमी था। बहरहाल हमारा फैसला है कि अगर इस सिलसिले में किसी शख्स ने हमसे ताउन किया तो हम उसे जिंदगी का एजाज देंगे और इस एजाज की पेशकश आपको भी की जाती है। आप हमारी मेहनत का समर बन जाएं तो हम आपको बाइज्जत रिहाई देंगे। दूसरी सूरत में आपको अजियतें देकर जबान खोलने पर मजबूर किया जाएगा और उसमें नाकामी हुई तो कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे आप खुदकुशी वगैरह करना चाहें तो आजाद हैं। कोई कैप्सूल वगैरह है आपके पास? मैंने कहा, अफसोस नहीं। बोला, जरूरत महसूस करते हैं? मैंने कहा, हरगिज नहीं। अबू हातिम ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर? मैंने कहा, नाश्ते की अलबत्ता जरूरत है। मेरे ख्याल में ये वक्त नाश्ते का ही है। अबू हातिम चौंक कर मुझे देखने लगा। मेरी बेबाकी पर वो हैरान हो रहा था। फिर उसने मीरिया की तरफ देखा और मीरिया शाने हिलाकर बोली, उसूली बात है। मैंने कहा, और फिर देखिए ना, इंसान को खाली पेट तो खुदकुशी भी नहीं करनी चाहिए। अबू हातिम बोला, ठीक है, नाश्ता कर लें, लेकिन अगर ये वक्त जाया करने या कुछ करने की कोशिश की तो आपको नाकामी होगी। मैंने कहा, सिर्फ नाश्ते के हुसूल में नाकामी नहीं होनी चाहिए, बाकी हर तरह की नाकामी बर्दाश्त की जा सकती है। मेरे जवाब पर अबू हातिम खामोश हो गया। मेरी तवाज़ो उम्दा किस्म की कॉफी, सैंडविचेस और दूसरी चीजों से की गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।